हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और डाल चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लें। उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया है और क्या होते हैं अभिकारक और क्या होते हैं उत्पाद, और रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार नहीं होते उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं उसके आगे की बातों को। सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करें, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। से देखिए, फर्स्ट में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो H2O बनाता है, यानी जल का निर्माण करता है। अब इधर देखिए, इधर इसको बोलते हैं उत्पाद और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो देखिए, अगर इधर देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? तो 2 है, और ऑक्सीजन की मात्रा इधर भी 2 है। और इधर देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन की मात्रा है, इधर हाइड्रोजन की मात्रा है 2 ठो, और इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो ऑक्सीजन की मात्रा है 1। देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम लोग 2 बनाएंगे। तो 2 बनाने के लिए देखिए, हम लोग यहाँ 2 से गुना नहीं कर सकते हैं। जब भी गुना करेंगे, तो देखिए जब भी गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ गुना करेंगे इस जगह। तो देखिए 2 से गुना इस जगह किए हैं, तो इधर ऑक्सीजन की मात्रा अब कितना हो गया? तो इधर ऑक्सीजन की मात्रा हो गया अब 2। लेकिन 2 से जब यहाँ गुना कर रहे हैं तो ये पूरे पार्ट में 2 से गुना हो जाएगा, यानी अब हाइड्रोजन में भी गुना हो गया और फिर ऑक्सीजन में भी 2 से गुना हो गया। तो इधर हाइड्रोजन में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 दोनों के कितना हो जाएगा? 4। यानी अब हाइड्रोजन की मात्रा इधर हो गया 4, लेकिन अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 एक ठो। तो इसको भी हम लोग 4 बनाएंगे। तो देखिए, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4। तो इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन की मात्रा अब 4 हो गया, और ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 2। और इधर भी हाइड्रोजन की मात्रा 4 है और ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। यानी अब हम बोल सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। आइए एक तो और मतलब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, जैसे देखिए आयरन, जो लोहा होता है, लोहा यानी Fe, ये जब अभिक्रिया करेगा H2O से, H2O यानी जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देता है Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, अब इधर देखा जाए तो इधर Fe यानी इधर लोहा की मात्रा है 1 और इधर लोहा की मात्रा है यानी Fe का मात्रा है 3। और इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन का मात्रा है इधर 1 ठो और इधर ऑक्सीजन का मात्रा है 4 ठो, इधर है 4 गो। और इधर देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन की मात्रा है इधर 2 ठो और इधर हाइड्रोजन की मात्रा है 2 ठो। तो देखिए, हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन अभी बराबर है, लेकिन देखा जाए तो ऑक्सीजन इधर 1 ठो है, ऑक्सीजन की मात्रा इधर कितना है? 1 ठो, और हाइड्रोजन की मात्रा इधर कितना है? 2, और इधर भी 2, और ऑक्सीजन की मात्रा इधर 1 और इधर 4। तो ऑक्सीजन को हम लोग 4 बनाएंगे। तो देखिए, इसको 4 बनाने के लिए हम लोग देखिए यहाँ 4 से गुना करेंगे। तो जब यहाँ 4 से हम लोग गुना किए तो ये पूरे पार्ट में 4 से गुना हो गया, यानी अब ऑक्सीजन की मात्रा हो गया 4। लेकिन अब देखा जाए तो हाइड्रोजन का मात्रा हो जाएगा 8। तो ये देखिए 4 दूना के 8। तो अब देखिए, इधर हाइड्रोजन हो गया 8 और इधर है हाइड्रोजन 2। तो देखिए, इसको भी हम लोग 8 बनाएंगे। तो इसको 8 बनाने के लिए हम लोग यहाँ 4 से गुना करेंगे। तो अब देखिए, ये 4 दूना के 8, यानी अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। और देखिए, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया।
इधर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, इधर भी ऑक्सीजन की मात्रा 4 है, लेकिन अभी इधर Fe यानी लोहा की मात्रा इधर 1 है और इधर 3 है, तो इसको भी हम लोग 3 बनाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये Fe की मात्रा इधर कितना हो जाएगा 3, यानी देखिए Fe इधर भी 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गया और इधर भी 8 हो गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये रासायनिक समीकरण दिया हुआ है ये क्या हो गया, तो संतुलित हो गया। आइए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको संतुलित करना। पहले इसको इरेज कर ले रहे हैं। जैसे देखिए CH4 यानी मीथेन, ये मीथेन का सूत्र होता है CH4। जब CH4 क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है CH3Cl प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए इधर कार्बन की मात्रा है 1, हाइड्रोजन की मात्रा है 4 और फिर क्लोरीन का मात्रा है 2, लेकिन इधर देखा जाए तो इधर कार्बन की मात्रा है 1 और हाइड्रोजन की मात्रा कितना है, तो हाइड्रोजन की मात्रा इधर है 4 और इधर देखा जाए क्लोरीन की मात्रा, तो इधर क्लोरीन का मात्रा है, यहाँ देखिए एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी क्लोरीन की मात्रा इधर कितना है, तो 2 ठो है। अब देखिए इधर भी कार्बन 1 ठो है, इधर भी कार्बन 1 ठो है, ये तो बराबर है। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है और इधर भी क्लोरीन 2 ठो है, इधर भी क्लोरीन 2 ठो है, ये तो पहले से संतुलित है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पहले से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड जो होता है जंग का फार्मूला होता है। ये जब अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम से तो ये बना देता है Fe प्लस Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए इधर Fe का मात्रा है 2 और ऑक्सीजन की मात्रा है 3 और एल्युमिनियम की मात्रा है 1 और इधर देखा जाए तो इधर Fe की मात्रा है 1, ऑक्सीजन की मात्रा है इधर 3 और फिर एल्युमिनियम की मात्रा है इधर 2। तो देखिए इधर एल्युमिनियम 1 है और इधर 2 है, तो एल्युमिनियम को इधर भी हम लोग 2 बना देंगे। तो इधर अगर हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो ये एल्युमिनियम की मात्रा इधर 2 हो जाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम बराबर हो गया, यानी इधर भी एल्युमिनियम की मात्रा 1 है और इधर भी एल्युमिनियम की मात्रा 1 है। अब देखिए ऑक्सीजन की मात्रा इधर 3 है और इधर भी 3 है और इधर देखिए इधर आयरन की मात्रा 2 है और इधर आयरन की मात्रा 1 है, तो इसको हम लोग 2 बनाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ 2 से गुना कर दें तो ये भी 2 हो जाएगा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इधर भी आयरन यानी Fe का मात्रा 2 है और इधर भी आयरन यानी Fe का मात्रा 2 है। ऑक्सीजन का मात्रा इधर 3 है, इधर भी 3 है, यानी और फिर एल्युमिनियम की मात्रा इधर 2 है, इधर भी 2 है। यानी देखिए जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में भी है, यानी दोनों का हो गया बराबर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो आप लोग के ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण कैसे निकाला जाता है। आइए हम लोग इससे आगे की बातें जानते हैं। तो हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो देखिए
रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, यानी हम लोग द्रव्यमान को ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही उसका नष्ट कर सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण के यानी रासायनिक समीकरण के उत्पादों में जितना द्रव्यमान होता है, अगर अभिकारक में भी उतना ही द्रव्यमान हो जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। जिसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ का निर्माण करता है, तो H2O का निर्माण करता है, यानी जल बना देता है। अभी देखिए अभी ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए 2 का यहाँ भी गुना करना होगा और 2 का यहाँ भी गुना करना होगा। तो देखिए इधर ऑक्सीजन की मात्रा इधर 2 ठो है और इधर भी 2 ठो हो गया, और हाइड्रोजन इधर देखा जाए तो 4 है, इधर भी 4 है। लेकिन हम लोग इसमें द्रव्यमान निकालेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। कितना होता है? 1 ग्राम होता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 ग्राम, तो इसका कितना हो जाएगा? तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु का संख्या होता है, 1 ग्राम परमाणु का भार होता है एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? तो 2 का हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब देखिए इसको 32 और 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो इधर भी 36 आना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा? था 4 का हो जाएगा 4 और प्लस। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन 2 ठो है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? तो 16 दूना के 32। तो अब इसको भी जोड़िएगा, सॉरी दोस्तों 32, तो इसको भी जोड़िएगा तो 36 आएगा। यानी इधर भी परमाणु द्रव्यमान 36 आया और इधर भी परमाणु द्रव्यमान 36 आया। यानी जितना हम लोग अभिकारक में परमाणु द्रव्यमान यूज कर रहे हैं उतना ही हमको प्रतिफल में भी परमाणु द्रव्यमान मिल रहा है। तो यही है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। पहले इसको इरेज कर रहे हैं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि ना तो हम द्रव्यमान को निर्माण कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इससे आगे की बातें करते हैं। अब देखिए अभी हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है। हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है, तो पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं हम लोग, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए विधि का यूज करते हैं तो उसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है तो उस विधि को ही हम लोग बोलेंगे हीट एंड ट्रायल विधि। जैसे देखिए FeH2O और FeH2O मतलब जब आयरन जल से अभिक्रिया किया तो ये बना दिया जैसे ये समीकरण गलती लिखा हुआ है। जैसे देखिए आयरन जब H2O से अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है Fe2O3 प्लस H2 गैस। तो अभी देखिए अभी ये संतुलित नहीं है। अगर हम लोग इसको संतुलित कर देंगे तो इसी विधि को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को ही हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को ही हीट एंड
ट्रायल विधि कहते हैं। तो ये पॉइंट भी अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग जानते हैं इससे आगे की बातों को। जिससे यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान के चलिए, जैसे कोई ठोस पदार्थ हैं, तो ठोस पदार्थ के हम लोग आगे, जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम एक ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ के आगे हम लोग इसे लिख सकते हैं एस। और जैसे कोई द्रव है, जैसे मान लीजिए तो आइए हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया से और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसके आगे हम लोग लिख सकते हैं एस। जैसे मान के चलिए सोडियम है, तो सोडियम एक ठोस पदार्थ है, तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं एस। यानी एस क्या दर्शा रहा है, तो एस दर्शा रहा है कि ये सॉलिड है, यानी सॉलिड मतलब ये ठोस है। जैसे मान के चलिए ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन के आगे एल लिखा हुआ है तो इसको हम लोग देख कर ही पहचान सकते हैं कि लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आगे अगर ऐसे जी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग देख के ही पहचान सकते हैं कि ये गैसीय फॉर्म में है। जैसे मान के चलिए H2O हो गया, तो H2O ये क्या है, तो एक विलयन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक विलयन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे AQ, यानी इसको बोलते हैं एक्वस। अब देखिए, किसी भी अभिक्रिया में अगर अभिकारक के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है और उसके साथ ऊष्मा निकलता है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हम लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब किसी भी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा देकर उसको उत्पाद में परिवर्तित किया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे, देखिए, अगर ऊष्मा लेकर और उत्पाद हम लोग प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर लेंगे तो हम लोग बोलेंगे उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर अभिकारक के फलस्वरूप जो उत्पाद और फिर ऊष्मा निकलेगा तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर कोई भी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद और फिर उसमें कोई गैस निकलता है, तो गैस मान के चलिए हाइड्रोजन गैस इस तरह से निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगा तो इसको इस तरह से तीर के निशान को ऊपरे करके अगर देखा जाए तो यहाँ हम लोग को पता चल जाएगा कि ये यहाँ हाइड्रोजन गैस का निष्कासित हो रहे हैं, यानी उत्सर्जित हो रहे हैं। अवक्षेप, मान के चलिए कोई भी ठोस द्रव अगर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है। यानी इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं अवक्षेपण के। एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे मान के चलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण करता है, NH3। यानी देखिए, इसको पहले इरेज कर ले रहे हैं अच्छा से। जैसे देखिए, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है NH3। अब देखिए, इससे ये बन गया और इससे फिर ये बन जाएगा, यानी इस तरह का चिन्ह रहता है, इधर भी और फिर इधर भी रहता है। इससे ये बन जा रहा है तो इससे भी अगर ये बन जाएगा तो उसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब अभिकारक से प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, प्रतिफल से भी अभिकारक प्राप्त हो जा रहा है, तो उसी को बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे की बातों को हम लोग जानते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।